प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। 10 कवार सीरीज के तहत आज हम देखेंगे 16 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर और 17 अगस्त के 10 नए क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों ने 16 तारीख को जो 10 क्वेश्चन दिए गए थे उनका आंसर आप लोगों ने खोज लिया होगा। अब बारी है उन क्वेश्चंस के आंसर की, आप उसको मिलाइए और जितने भी 10 सीरीज के क्वेश्चन हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में आपको उपलब्ध होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो इसी नाम से बना हुआ है। कल के 10 क्वेश्चन में भी उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, आज भी दे दिया जाएगा। और उस चैनल से इसलिए जुड़ जाइए कि जो क्वेश्चन और आंसर जो हल कराने होंगे वो भी हम वहीं पे हल कराएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आते हैं 16 अगस्त के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन अपना था 1905 के बंगाल विभाजन से पूर्व ब्रिटिश बंगाल में वर्तमान कौन कौन से प्रांत और देश शामिल थे। तो एक चीज़ ध्यान दे लेना है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर उस समय के बंगाल को देखा जाए तो बिहार का क्षेत्र शामिल था, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र शामिल था, उसके कुछ ज़िले जैसे बलिया, गाजीपुर, वाराणसी ये क्षेत्र शामिल था। ठीक है, वर्तमान झारखंड का थोड़ा हिस्सा शामिल था, थोड़ा छत्तीसगढ़ का हिस्सा शामिल था, उड़ीसा का हिस्सा शामिल था, पश्चिम बंगाल का हिस्सा शामिल था, थोड़ा हिस्सा असम का शामिल था और बांग्लादेश तो था ही। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, वर्तमान कौन कौन से प्रांत और देश शामिल थे, तो हमें वो देख लेना जो पूरी तरीके से शामिल हो। ठीक है, यही यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करना होगा। तो देखा जाए तो उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल ये 3 राज्य जो वर्तमान के हैं वो उस समय के बंगाल में शामिल थे, और आज का जो देश है बांग्लादेश, ये इतने पूरे से मिलकर के बंगाल बना हुआ था। तो ध्यान ये रखना है कि जो बंगाल विभाजन की जो बात हो रही है, तो करजन 1903 में ही एक तरीके से ये घोषणा कर चुके थे कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश इसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका, मूर्त रूप वो नहीं दे पाए। लेकिन अंततः बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को देखते हुए इन्होंने यह निर्णय लिया कि बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया जाए। सांप्रदायिक आधार का मतलब कि पूर्वी बंगाल जो था, यानी जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे जो है मुस्लिम आबादी अधिक थी, और जो पश्चिम बंगाल था, जो आज का पश्चिम बंगाल राज्य है भारत में, यहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा थी। तो इसी आधार पे इन्होंने बंगाल का विभाजन तय किया। हाँ, कहने के लिए इन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा हो जा रहा है, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास का गहन अध्ययन किया जाए तो हम ये देखते हैं कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पे किया गया होगा या नहीं किया गया, या थोड़ा बहुत उसका भी असर रहा होगा, लेकिन मूलतः जो राष्ट्रीयता की भावना उस समय प्रबल हो रही थी उसको दबाने के लिए ही करजन ने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, तथा उस समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ, और उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ था, बंगाल विभाजन लागू होने वाले दिन को बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो ध्यान रखना है कि जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो पूरे बंगाल में, यानी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। या ठीक है, तो यहाँ चौथे नंबर क्वेश्चन को अटैच करके देख लेना है। चौथा नंबर क्वेश्चन अपना था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन लागू होने वाले दिन को किस रूप में मनाने का आह्वान किया। ठीक, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस या राखी दिवस, दोनों, आखिर अभी भी तुम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, चाहे हम रक्षाबंधन कह लें, राखी कह लें, बात तो एक ही है। ठीक है, राखी दिवस। ठीक, अब इस क्वेश्चन को जोड़िए 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो 3 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन सीधा पूछे कि बंगाल विभाजन लागू होने वाले दिन को बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है, तो शोक दिवस। लेकिन अगर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम जुड़ जाए वहाँ पे, तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम जुड़ेगा वैसे ही आंसर हो जाएगा राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ था, इस विभाजन के अवसर पर उन्होंने कौन सा गीत लिखा। तो अमार सोनार बांग्ला, ये गीत उन्होंने लिखा था, जो वर्तमान में क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान कह सकते हैं, राष्ट्रीय गीत कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 तो है ही नहीं, एक ही है। तो भारत का राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक, और बांग्लादेश का भी इन्होंने लिखा है।
ये ध्यान रखना है कि इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिख दिया। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से तथा कहाँ से हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जैसे ही 20 जुलाई 1905 को करजन ने बंग भंग या बंगाल विभाजन की घोषणा की, वैसे ही बंगाल में राष्ट्रवादिता सबसे पहले बंगाल से ही शुरू होती है और वहीं पे सबसे पहले इसका विरोध शुरू हुआ और उस संदर्भ में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में पहली बैठक बुलाई गई बंगाल विभाजन को लेकर के या बंग भंग विरोधी आंदोलन को लेकर के। पहली बैठक 7 अगस्त 1905 और जगह है टाउन हॉल और शहर है कलकत्ता, आज का कोलकाता। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन कौन से आंदोलन तथा कब प्रारंभ हुए? तो ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने दिया, तो ये ध्यान रख लेना है कि सिर्फ बंगाल विभाजन जुड़ा हुआ है ना। अगर ये होता है कि भारत की स्वतंत्रता तो हम कुछ भी जोड़ देते, लेकिन बंगाल विभाजन के संदर्भ में ध्यान रखना है कि एक ही आंदोलन शुरू हुआ, या 2 कह सकते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार, दोनों एक साथ चलता रहा। ठीक है, इसलिए हमको हम इसे एक ही आंदोलन कहते हैं, चाहे स्वदेशी कह लें चाहे बहिष्कार। ठीक है, क्योंकि स्वदेशी अपनाना है और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना। अब जब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे तभी तो स्वदेशी चीज़ें अपना पाएंगे। इसी संदर्भ को समझना है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अब शुरू कब हुआ? तो जाहिर सी बात है, जब विरोध स्वरूप बंग भंग या बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप जो आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से, तो वहीं यह तय किया गया कि इस आंदोलन या विरोधी आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी या कि हम कौन सा मुख्य काम करेंगे, वो है स्वदेशी अपनाओ और विदेशी चीज़ों का करो बहिष्कार। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन हैं, एक साथ जोड़ लेना है। बंगाल विभाजन, कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की विरोध स्वरूप या बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? तो हमने लिखा है ये 7 अगस्त 1905। यहाँ डेट ध्यान रखना है क्योंकि सन सबका एक ही है। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक, तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर। अब आते हैं करंट के क्वेश्चन पर। तो करंट का जो अपना पहला क्वेश्चन था वो जुड़ा हुआ था एनसीसी कैडेट से। ऐसे एनसीसी कैडेट का नाम पूछा गया था जिसने सफलतापूर्वक पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि पर्वतारोहण कोई भी ऐसे जाके पर्वतारोहण नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोर्स होता है, वो अमूमन करना पड़ता है, जिससे कि वो सारी टेक्निक बताई जा सके कि अगर आप एवलांच में फंस जाएं। एवलांच का मतलब जब बर्फ़ तेज़ी से ढलान की तरफ बढ़ती है, जैसा बाहुबली में देखा होगा शुरुआत में ही, बाहुबली फर्स्ट अधिकतर लोगों ने देखा होगा, एक सीन है बर्फ़ पे जहाँ पे बर्फ़ बहुत तेज़ी से नीचे आती है। तो ऐसे ही बर्फ़ का जो नीचे आना है, ठीक है, उसको हिमस्खलन भी कह सकते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको कहेंगे एवलांच। ठीक है, तो उनसे बचना, पहाड़ों पे कैसे चढ़ेंगे, कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, तो उसके लिए कोर्स होता है पर्वतारोहण का कोर्स। ठीक, तो यहाँ जो क्वेश्चन है 7 नंबर, सफलतापूर्वक पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट। तो नाम इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इनका संबंध अपने ही प्रदेश से है। नाम इनका शालिनी सिंह, और यहाँ ये कहाँ की? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की हैं शालिनी सिंह। ठीक, तो अभी इतना ही इनके बारे में ध्यान रखिए कि सफलतापूर्वक पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला शालिनी सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन था, VWF कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता और उप विजेता। ठीक है, तो स्थान में अगर हम देखें तो वो है कैलगरी। ठीक, कैलगरी कहाँ पे है? कनाडा। ठीक है, अब ये देखना होगा कि ये प्रतियोगिता कब से कब आयोजित की गई, तो उस संदर्भ में देखना है 4 से 9 जुलाई 2023। विजेता कौन रहे? तो विजेता इसलिए में ध्यान में रखना है कि वो भारतीय हैं। ठीक है, लक्ष्य सेन, इनका संबंध भारत से है। उप विजेता में अगर हम ध्यान दें तो चाइना के हैं ली शी फेंग।
ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन और उप विजेता ली शी फेंग चीन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि कनाडा ओपन पुरुष एकल के विजेता लक्ष्य सेन, उप विजेता या लक्ष्य सेन ने किसको हरा करके खिताब जीता, उनका संबंध किस देश से है। तो इस तरह से क्वेश्चन को उलझाया जा सकता है। अगर ध्यान से पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन में उलझेंगे नहीं, निकल जाएंगे। तो ध्यान रखना, लक्ष्य सेन भारत, ली शीफेंग चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में किस मछली को छोड़ने का निर्णय किया गया है। ठीक, 9 नंबर का आंसर है, एक मछली है बहुत समय से, जब गम्बूशिया बहुत समय से भारत में इस मछली को दक्षिण अमेरिका से दक्षिण पूर्वी अमेरिका कह सकते हैं, दक्षिण पूर्वी अमेरिका से इसको मंगाया गया। और ये ध्यान रखना है कि क्यों मंगाया गया, क्योंकि ये मछली इसका मुख्य भोजन है मच्छर का लार्वा। मच्छर का लार्वा ये जब खा लेती है, ये इसका मुख्य भोजन है, तो जाहिर सी बात है जब लार्वा ख़त्म तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो अमूमन जिन जिन देशों में जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति है जहाँ मच्छरों से ज़्यादा समस्या हो रही है, वहाँ इस मछली को तालाबों में, नालियों में, ऐसे जो भी जल निकाय जहाँ स्थिर जल है वहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि मच्छर जो हमेशा रुके हुए पानी में ही अपने लार्वा छोड़ता है। नदियों में मच्छर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि बहता हुआ पानी है। तो लार्वा रुके हुए पानी में मिलेगा, जिसको हमने यहाँ पे कहा है जल निकाय। तो बड़े तालाब, छोटे तालाब या ऐसा कोई भी हिस्सा जहाँ ज़्यादा पानी जमा हो, नालियों में, वहाँ इन मछलियों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है गम्बूजिया एफिनिश। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में जी एफिनिश भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि गम्बूजिया करके बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सी मछली, तो गम्बूजिया। अब ये पूछा जा सकता है, हो सकता है इसको शॉर्ट में ऑप्शन में जी एफिनिश लिख दे। तो अगर ध्यान है तो गम्बूजिया एफिनिश किस जगह की मछली है मूलतः, तो दक्षिण पूर्वी अमेरिका। ठीक है, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में ये मछली पाई जाती है। मुख्य भोजन मच्छर का लार्वा। मच्छर के लार्वा के संदर्भ में समस्या ये है कि मच्छर ने अगर अपना लार्वा दे दिया, भले ही पानी ख़त्म हो जाए, सूख जाए, तो 1 साल, 2 साल, 10 साल ऐसे पड़ा रहेगा वो लार्वा। जैसे ही नमी मिलेगी वैसे उसमें से मच्छर के बच्चे निकल जाएंगे। ठीक है, वो लार्वा फूट जाएगा। तो ये समस्या है, इस वजह से जो है मच्छरों पे इतना कंट्रोल नहीं लगाया जा पाया। भारत में भी ये व्यवस्था हुई थी बहुत समय पहले, आज के 10-11 साल पहले जब डेंगू का प्रकोप आया, तो उससे निपटने के लिए 2 मछलियाँ गम्बूजिया और गपुची, ये 2 मंगाई गई। इनको जो है जल निकाय में छोड़ा गया, नालियों में छोड़ा गया। और शहर की व्यवस्था अजीबोगरीब है, वहाँ जैसे नालियों में इन मछलियों को छोड़ा गया तो लोगों को जागृत ही नहीं किया गया, और लोगों ने मछलियों को नालियों में देखा और उनका भोजन बन गई। तो ये भारत की समस्या है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत में जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई व्यवस्था लाई जा रही है तो पहले उसके बारे में लोगों को बताया जाए कि भाई ये मछली छोड़ी जा रही है तो ये मच्छर खाएगी, आप इसको ना खा लेना। लेकिन भारत में ये व्यवस्था थोड़ी सी जो है गड़बड़ है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तमिल। ठीक है, टाइफून। तो तमिल जो है ये नाम है, टाइफून का मतलब चक्रवात होता है ये। ठीक है, तमिल टाइफून नामक तूफान से कौन कौन देश प्रभावित हुए, तो पहले हांगकांग, वियतनाम एवं दक्षिणी चीन। हांगकांग प्रभावित हुआ, वियतनाम प्रभावित हुआ, चीन भी हम कह सकते हैं, लेकिन चीन का सिर्फ कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ, दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी चीन। ये 3 देश तमिल नामक तूफान से प्रभावित हुए। ठीक, नेक्स्ट इसमें जुड़ा हुआ था क्वेश्चन, इस तूफान की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो दक्षिणी चीन सागर। ये तूफान उत्पन्न हुआ दक्षिणी चीन सागर में। ठीक, आगे हमने इसमें क्वेश्चन जोड़ा था, इसका नामकरण किसने किया, तो नामकरण जो इसका किया वो फिलीपींस ने। ये नाम रखने की भारत एशिया में एक अलग व्यवस्था है। वो देश जो समुद्र के किनारे लगे हुए हैं, जहाँ ये तूफान आते हैं, वो देश अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जो है तूफानों का नाम रखते हैं। तो अब F, A, B, C, D, E, F, G, H, I,
तो इंडिया का भी नंबर अब जल्दी ही आने वाला है। अब अगला कोई तूफान आएगा तो अब के बाद अगर कोई और देश है अल्फ़ाबेटिकल में तो वो रखेगा, नहीं तो आई से इंडिया को रखना होगा। ठीक है, कभी भूगोल की क्लास चलेगी तो इस बारे में समझाऊंगा कि कैसे नामकरण होता है। ठीक है, तो ये रहे 16 अगस्त के 10 क्वेश्चन। अब आते हैं 17 अगस्त के 10 क्वेश्चन पे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आते हैं 17 तारीख के 10 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार के प्रस्ताव पास किए गए? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहाँ तथा किसके द्वारा की गई? इस समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल विभाजन कब तथा किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? बंगाल विभाजन रद्द करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? क्वेश्चन नंबर 6, मात्र एक अवसर जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ एक ही स्थान पर हुए, ये अधिवेशन कब एवं कहाँ संपन्न हुए? क्वेश्चन नंबर 7, सतत विकास रिपोर्ट 2023 के तहत प्रथम एवं अंतिम स्थान प्राप्त करता देश, इस रिपोर्ट में भारत का स्थान? क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किसने, कब एवं कहां से किया? क्वेश्चन नंबर 9, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहां तथा कब आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा सुधार करेंगे। ठीक है, एक मिनट आप लोग ऐसे ही रुके रहिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखते समय, इसको पूरा कर लेना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत कौन है? ठीक है, आगे इसमें इस क्रूज ने किस देश के लिए, इस क्रूज ने किस देश के लिए तथा कहां से, किस देश के लिए तथा कहां से अपनी यात्रा प्रारंभ की? अपनी यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, ये है अपना 10वां क्वेश्चन। ठीक, 10 क्वेश्चन है आपके सामने, 10 क्वेश्चन ध्यान से करके लाइए। और जब नेक्स्ट सीरीज जब अगली सीरीज हम देंगे यानी कि 14, और जब 14वीं सीरीज का जब आंसर देंगे तो उसी दिन जो 12वीं सीरीज अपनी है उसका आंसर PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। और टेलीग्राम चैनल पे ही अब क्विज भी होगी, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उससे जुड़े हुए कम से कम 20 क्वेश्चन हमेशा उस पर दिए जाएंगे। तो अभी तक जितने लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वहाँ पे जुड़ जाएं, जिससे कि तैयारी को और गति दी जा सके। तो 2-3 चीज़ें और मैं ये बताना चाहूँगा कि जल्द ही पेट परीक्षा के लिए भी, पेट परीक्षा में जो 55 नंबर के GS का पोर्शन है उसके लिए क्लास शुरू की जाएगी। ठीक है, हो सकता है सोमवार से, उम्मीद तो यही है कि सोमवार से पेट परीक्षा के लिए क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। अभी फ्री रहेगी और जितने कुछ समय के लिए, 1-8 महीने के लिए, 1-8 महीने फ्री, और उसके बाद जितने सब्सक्राइबर होंगे हमारे उतनों को ही खाली वो क्लास उपलब्ध होगी पेट वाली। ठीक है, तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य जो मित्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गंभीरता से करना चाहते हैं उनको भी अपने चैनल के बारे में बताएं। अब जल्दी ही सब्जेक्ट में भूगोल की क्लास शुरू होगी और हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी। कॉन्स्टिट्यूशन 51 क तक आपको पढ़ा दिया गया है, अनुच्छेद 51 क तक, उसको पूरा करिए और अगले हफ्ते से 2-3 क्लास डेली आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।